we are now going to talk about the electric field inside the cavity of a charged sphere. But before we come to that, let's now quickly remind us about what is the value of electric field inside a sphere at any point. देखिए एक हमारे पास यहाँ पर एक स्फीयर है, चार्ज्ड स्फीयर. इसके इंटरनल किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इट इज़ गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर. इसको k को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लें यहाँ पर, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा q/4/3 पाई आर क्यूब, जिसको कि आप रो लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी. तो ये फार्मूला जो है कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें. वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आपको डायरेक्शन भी बताना होगा. तो डायरेक्शन क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस आर वेक्टर के अलॉन्ग है. यहाँ पर आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम सेंटर. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग होगा. वेक्टर आर हियर इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर हियर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड. कहाँ से, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर. सेंटर से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसी के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलॉन्ग होगा फॉर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. Now let's move on to this our question, a sphere, charged sphere with cavity. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है जिसमें कि एक कैविटी है. चार्ज जो है वो रीजन 1 में है, उसको मैं रीजन 1 बोल रहा हूँ. चार्ज जिस रीजन में है डेट इज रीजन 1. और आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस रीजन ऑफ चार्ज के कारण, रीजन 1 के चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. P इज लाइंग इनसाइड द कैविटी. रीजन 2 जो है वो कैविटी का रीजन है, कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है. इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच ये होता है कि आप कैविटी में भी चार्ज को एज्यूम कर लें. लेट्स एज्यूम कि कैविटी इज ऑल्सो फिल्ड विद दिस काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज डेंसिटी हियर. अगर कैविटी को भी आप चार्ज से भर देंगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्फीयर. आपको ये स्फीयर मिलेगा, कंप्लीट स्फीयर, जिसमें कि चार्ज भरा हुआ है कंप्लीटली विदाउट एनी कैविटी. आप ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज इन रीजन 1 प्लस चार्ज इन रीजन 2 इज इक्विवेलेंट टू चार्ज इन दिस कंप्लीट स्फीयर. मैं ये बता रहा हूँ, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि चार्ज इन रीजन 1 प्लस चार्ज इन रीजन 2 इज इक्विवेलेंट टू चार्ज इन दिस होल स्फीयर completely filled without any cavity. तो जब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इन दोनों के चार्ज का सम इसके इक्विवेलेंट में है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू रीजन 1 चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एट द सेम पॉइंट ड्यू टू रीजन 2 चार्ज, that must be equals to electric field due to this complete charge in this complete sphere. देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये बोल रहा हूँ कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू रीजन 1 के चार्ज के कारण प्लस ड्यू टू रीजन 2 के चार्ज के कारण, that will be equivalent to the electric field due to this charge inside this sphere which is filled completely with the charge. इसके कारण इसके अलोन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों रीजन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनके सम के इक्वल होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा. देखिए मैंने यहाँ पर उसी को लिखा है इस बात को. फील्ड ड्यू टू चार्ज इन कंप्लीट लार्ज स्फीयर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड होगा इस पूरे चार्ज के कारण, that will be equal to
फील्ड ड्यू टू रीजन 1, उस पॉइंट पर रीजन 1 के कारण जो फील्ड होगा प्लस उस पॉइंट पर रीजन 2 के कारण कैविटी के अंदर जो चार्ज होगा उसके कारण जो फील्ड होगा इसके बराबर होगा। तो अब आप इसकी वैल्यूज़ लिख लें। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखता हूँ इसके कारण, कंप्लीट लार्ज स्फीयर के कारण विच इज़ फिल्ड विथ चार्ज। मान लीजिए कि इस C1 से, C1 इज द सेंटर ऑफ दिस लार्जर स्फीयर और C2 इज द सेंटर ऑफ दिस स्मॉलर स्फीयर। मान लीजिए C1 से पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है R1, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है C1 से वेक्टर R1। तो इस कंप्लीट स्फीयर के कारण इस पॉइंट P पर जो फील्ड होगा वो होगा रो वेक्टर R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। नाउ फील्ड ड्यू टू रीजन 1 विथ चार्ज, ये तो आपको निकालना ही है, तो इसको आप बोल दीजिए E, वेक्टर E प्लस फील्ड ड्यू टू चार्ज इन द कैविटी। इस पॉइंट P पर कैविटी के अंदर के चार्ज के कारण कितना फील्ड होगा। तो मान लीजिए कि कैविटी के सेंटर से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2। तो इस कैविटी के चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा डेट विल बी रो वेक्टर R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ से वेक्टर E की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वेक्टर E इक्वल्स टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 निकाल लीजिए। वेक्टर R1 ये है और माइनस वेक्टर R2 जो होगा इसी के जस्ट अपोजिट का वेक्टर होगा, वेक्टर R2 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होगा। दिस विल बी माइनस वेक्टर R2। तो इन दोनों को सम कर दीजिए, वेक्टर R1 और माइनस वेक्टर R2 को, तो यू विल गेट ए वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर जो होगा डेट विल बी वेक्टर C1 C2, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से यहाँ पर। तो दिस विल बी इक्वल्स टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट टू C1 C2 वेक्टर। C1 C2 वेक्टर क्या है, उसका लेंथ जो है C1 C2 का के बीच का लेंथ है। एक स्ट्रेट लाइन से C1 C2 को कनेक्ट कर दीजिए तो जो लेंथ आएगा वही होगा C1 C2 का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन C1 C2 वेक्टर का क्या होगा, फ्रॉम C1 वेक्टर C1 टू C2, C1 से C2 की ओर डायरेक्शन होगा। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा C1 C2 वेक्टर के पैरेलल होगा। इस पॉइंट पर भी चाहे इस पॉइंट पर भी, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन C1 C2 वेक्टर के अलॉन्ग होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक इस कैविटी के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। आप देख सकते हैं कि दिस इज़ यूनिफॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है किसी भी पॉइंट पर इसी तरह से निकलेगा और वो सेम ही आएगा। C1 C2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो C1 C2 का लेंथ है। सो यू विल गेट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी।